हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 3 है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड हर एक वो चीज बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको महाभारत के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस चैप्टर में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो महाभारत है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। इसका जो पुराना नाम है वो है जय संहिता। ठीक है दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में या फिर किस कोई भी आपसे पूछे कि महाभारत का जो पुराना नाम क्या है, तो आप क्या बताइएगा? जय संहिता। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें जो है 1 लाख से भी अधिक श्लोक इसमें वर्जित है। ठीक है, और ये जो महाभारत है इसके ये जो है सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। ठीक है, महाभारत की जो रचना है वो 1000 वर्षों तक होती रही है। ठीक है दोस्तों, यदि आप एक अंदाजा लगाइएगा तो महाभारत जो है ये 1000 वर्षों तक होती रही, 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती रही। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि ये जो महाभारत है वो कितना बड़ा हो रहा, कितना बड़ा होता होगा, कितना बड़ा है ये महाभारत। ठीक है दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 1000 वर्ष तक किसी भी ग्रंथ की रचना हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रंथ कितना बड़ा है, कितना विशाल है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 500 बीसी से माना जाता है, अर्थात 500 ईसा पूर्व से। ठीक है दोस्तों, और ये जो महाभारत है उस समय की समाज की स्थिति तथा समाज के नियम के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो महाभारत है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ना, महाभारत की जो समाज की स्थिति थी उसके बारे में, और समाज के नियम कानून क्या थे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। ठीक है, और महाभारत में दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण मिलता है। ठीक है दोस्तों, महाभारत, यदि आप महाभारत के बारे में पढ़े होंगे, महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे, तो आपको पता होगा कि जो महाभारत है इसमें युद्ध हुआ है। युद्ध किसके बीच हुआ है ना, दो परिवारों के बीच हुआ है, दो दो के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस एक तरफ थे कौरव तो एक तरफ थे पांडव। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा यदि आप महाभारत के बारे में जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो महाभारत है इसका रचयिता दो भाग में वर्जित करके देखें तो इसकी जो मूल रचयिता है ये भाट सारथी को माना जाता है, और ये जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है ये वी.एस. सुंताकर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मूल रचयिता तो जो है वो है भाट सारथी। ठीक है, और ये जो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण ये जो है उसके रचनाकार जो है वो है वी.एस. सुंताकर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि मूल रचना जो कि भारत का जो मूल रचना है वो भाट सारथी है। लेकिन आप थोड़ा सा डाउट हो रहे होंगे कि जो समालोचनात्मक जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो है समालोचनात्मक, इसका अर्थ क्या होता है? ये जो है समालोचना, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से देखना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी चीज को आप अच्छी तरह से देखें, उसका विश्लेषण करें, उसकी समीक्षा करें, उसके गुण दोष को परखें, उसका निरीक्षण करें। अर्थात यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो मैं आपको, जैसे कि ये एक वस्तु है, इसको मैं आपको बोलूं कि ये वस्तु है, ये एक सोना है, तो क्या आप बिलीव कर लीजिएगा? आप कैसे बिलीव कीजिएगा? जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सोना है, तो आप ऐसे ही थोड़ी ना बिलीव कर लीजिएगा। आप पहले इसके जो सोना का गुण होता है और इसका जो गुण होता है, दोनों का गुण का आप मैच कीजिएगा। ठीक है, दोनों का गुण यदि सेम रहा तो आप समझ पाएंगे कि ये जो है एक सोना है। ठीक है दोस्तों, तो समालोचना का है भी यही अर्थ होता है कि किसी भी चीज को अच्छी तरह से देखना, उसका विश्लेषण करना, उसकी समीक्षा करना, उसके गुण दोष को परखना, उसका निरीक्षण करना। ठीक है दोस्तों, यही अर्थ होता है समालोचनात्मक का। ठीक है, इसका जो रचयिता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का, मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो रचनाकार है वी.एस. सुंताकर। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये संस्कृत के विद्वान कहे जाते हैं। ठीक है, इसको क्या माना जाता है ना, संस्कृत का विद्वान माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे है, आगे है
कि जो बी.एस. सुंधाकर हैं, इसके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। बहुत सारे विद्वान मिले। ठीक है, और क्या किया कि महाभारत जो ग्रंथ है, इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। इसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया? इसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको कि इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किसी भी वस्तु का आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो है व्याख्या करना, उसका तर्क वितर्क को समझना, उसके गुण दोष को समझना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसका अर्थ यही बताया और इसी के बारे में एक बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर एक परियोजना चलाई। उसमें बहुत सारे विद्वानों ने जो महाभारत का ग्रंथ है, इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। ठीक है, इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से क्या हुआ दोस्तों, तो इसको हम आगे बढ़ के जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। ठीक है, जितने भी महाभारत की पांडुलिपि हैं उसको पहले इकट्ठा किया गया। ठीक है, उसमें जितने भी श्लोक पाए गए उसका अध्ययन किया गया, उन श्लोकों की तुलना तुलना का एक तरीका निकाला। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे पांडुलिपि प्राप्त हुए, उसमें बहुत सारे श्लोक हैं। उसमें क्या किया गया कि इन लोग एक तरीका निकाला इसकी तुलना करने का। क्या निकाला? न विद्वानों ने ऐसे श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपि में उपलब्ध थे। बहुत सारे पांडुलिपि इन लोग को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे पांडुलिपि में जितने भी श्लोक बहुत सारे पांडुलिपि में मौजूद थे, उपलब्ध थे, उस पांडुलिपि को इन लोगों ने चुना। ठीक है, और इन लोग को अलग करके रखा। ठीक है, और उसका प्रकाशन किया गया 13,000 पेजों में। ठीक है दोस्तों, 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथों को खंडों में वर्जित किया गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 13,000 पेज में यदि किसी ग्रंथ को प्रकाशित किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रंथ कितना बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो परियोजना का काल माना जाता है वो 47 वर्षों तक होता रहा। 47 वर्ष लग गए इस परियोजना को करने में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वे कितना विशाल रहा होगा, कितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, और ये जो परियोजना हुई, इससे जो है दो बातें सामने आती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग दो बातें इससे समझते हैं, इन लोग समझते हैं। ठीक है, ये जो पहली बातें क्या थी इसको समझते हैं। पहली बात जो थी ये थी कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु, यदि आप मैप में देखेंगे तो जो है उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल और दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु से लेकर सभी पांडुलिपि जो है उसमें समानता देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो दूसरी बात है उसमें क्या पता चलता है ना, कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आती है। तो कहीं कहीं इसमें समानता देखने को मिलती है तो किसी क्षेत्र में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, यही दो बातें हम लोग को समझ में आती है। ठीक है, इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया। ठीक है, और ये जो है इसका जो परियोजना है इसमें क्या हुआ कि 13,000 पेज में से आधे से अधिक जो है इनमें प्रभेदों की जानकारी मिलती है, इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों ये जो है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है बंधुत्व एवं परिवार। ठीक है दोस्तों, तो ये बंधुत्व एवं परिवार इसको जानते हैं। इसमें क्या है, परिवार के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो ये जो परिवार है, परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत भाषा में संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो संस्कृत ग्रंथ होते हैं उसमें परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात परिवार जो होता है उसको कुल नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। विभिन्न परिवार में सदस्य की संख्या अलग होती है। यदि आप अपने पड़ोसी में देखें तो आपके घर में जितने पड़ोसी मतलब जितने भी परिवार के सदस्य होंगे वो, और आपके परिवार में जितने भी सदस्य की संख्या है और अपने पड़ोसी के घर में जितने भी सदस्य की संख्या है, वो वाकई ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके दोनों जो है घर में सदस्य की संख्या सेम रही होगी, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरे से उनका रिश्ता भी अलग हो सकता है और इनका जो कार्य करने का ढंग होगा, कार्य करने का जो तरीका होगा वो भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते हैं। ये उस समय की सोच होती, अर्थात उस समय ऐसा माना जाता था।
लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, परिवार में एक बड़ा समूह का हिस्सा होता था और इन्हें संबंधी भी कहा जाता था। ठीक है, और इनके लिए जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, और कुछ परिवार में चचेरे मौसेरे भाई बहन में भी खून का रिश्ता माना जाता है, खून का रिश्ता माना जाता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी भी जो है अभी भी ऐसा नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना भाई जो होता है, अपना भाई बहन जो होता है, उसी को खून का रिश्ता माना जाता था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पित्रांतिक व्यवस्था, पितृवांशिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब इसको जानते हैं। ये जो है पितृवांशिक व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि पितृवांशिक व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, और इस परंपरा में घर का मुखिया जो होता था वो पुरुष होता था। ठीक है, और उसके पास अधिक शक्ति होती थी। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति और शक्ति प्राप्त होती थी। ठीक है दोस्तों, जो पिता होता था, ठीक है, पिता हुआ, उसके बाद इन जो पिता है इसके पास जितने भी संपत्ति है, जितने भी संसाधन है, उसका हक इसके बाद जो होगा उसके पुत्र का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक जितने भी मैंने आपको चीज समझाया, जितने भी पॉइंट समझाए, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग महाभारत की थोड़ी सी बात करें तो ये जो महाभारत है, जो महाभारत का युद्ध है, वो दो परिवारों के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक तरफ जो थे वो थे कौरव, तो एक तरफ थे पांडव, और दोनों जो है कुरु वंश से संबंधित थे, दोनों कुरु वंश से थे। ठीक है दोस्तों, और इनका जो शासन था वो तो जनपद पर था। ठीक है, और इनके बीच जो है भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि किसी के बीच युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ कारण, कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बीच का कारण क्या था ना, भूमि और सत्ता को लेकर। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच इन लोग के दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसको आगे जाकर महाभारत का नाम दिया दिया। ठीक है, और इसमें जो है आपको पता होगा, यदि आप महाभारत के बारे में जानते होंगे, तो इसमें जो है विजय किसकी हुई थी ना, पांडव की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पता हो कि जो महाभारत में पांडव थे, 5 पांडव थे, वो पांचों पांडव के नाम यदि आपको पता हो तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वो पांचों पांडव के नाम क्या थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके उपरांत पितृवांशिक उत्तराधिकारी को घोषित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसमें भी, इस व्यवस्था में भी, महाभारत में भी जो है पितृवांशिक व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, उसका बेटा राजा होता था, फिर से उसका बेटा राजा हुआ करता था, फिर उसका बेटा राजा हुआ करता था। इस तरह से व्यवस्था चलती आ रही थी, जिसे पितृवांशिक व्यवस्था कहा जाता है। मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले। ठीक है, पितृवांशिक व्यवस्था में पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति, संसाधन तथा सिंहासन पर अधिकार जमा सकता था। ठीक है दोस्तों, ये जो पितृवांशिक होता था, पितृवांशिक व्यवस्था, इसमें क्या होता था कि जो पिता होती थी उसकी जितने भी संपत्ति है, जितने भी संसाधन, जितने भी, ठीक है, जितने भी क्षेत्र हैं जीते होंगे, या फिर उनका जो सिंहासन होता था, वो सारा उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता को, सॉरी, उसके पुत्र को प्राप्त किया जाता था, प्राप्त होता था। ठीक है, तो यही होता है पितृवांशिक व्यवस्था। ठीक है, अधिकतर राजवंश पितृवांशिक प्रणाली को अपनाते थे। ठीक है दोस्तों, आप जितने भी राजवंश अभी तक पढ़े होंगे, या फिर जितने भी राजवंश अभी तक आप पढ़े हैं, उनमें से आधा से ज्यादा जो है वो, उसमें पितृवांशिक व्यवस्था, पितृवांशिक प्रणाली अपनाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, पितृवांशिक प्रणाली क्या हुआ करती थी कि जो राजा होता था, उसके पास जितने भी संपत्ति, जितने भी संसाधन हुआ करते थे, उसके बाद जो होगा, ये जो संसाधन संपत्ति जो होगा, वो उसके बेटे को प्राप्त होगा और वही राजा बनेगा। फिर उसके बाद वो राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो इस तरह से ये व्यवस्था चलती आ रही थी, जिसे पितृवांशिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, यदि पुत्र ना हो तो भाई या अन्य बंधु को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वजह से यदि उसके पास पुत्र ना हो तो उसका भाई को या फिर उसके जो मित्र हैं उसको सत्ता दी जाती थी। ठीक है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी सत्ता दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे विवाह के नियम, उस समय किस तरह से विवाह होता था, उसके नियम क्या हुआ करते थे, इसको जानते हैं। तो जो विवाह होता था वो 8 प्रकार के होते थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि जो बहिर्विवाह पद्धति जो है, इसमें क्या होता था कि इसमें गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा थी। ठीक है दोस्तों, यदि आप
का जो गोत्र है, सोचिए कि आपका जो गोत्र है ये ए है, ठीक है। मैंने आपको ऐसे ही एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि आपका जो गोत्र है ये ए है, ठीक है। तो जो आपका जो शादी होगा, आपकी जो वाइफ होगी, उसका जो गोत्र होगा वो ए नहीं होगा। ए को छोड़कर जो भी गोत्र होगा, अर्थात ए को छोड़कर सोचिए कि आपकी वाइफ का, होने वाली वाइफ का गोत्र जो है वो बी है, ठीक है। तो वैसे में आपका शादी हो सकता है, इसे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अंतर्विवाह पद्धति में क्या होता है कि एक गोत्र या एक कुल या फिर एक जाति एक ही स्थान पर बसने वाले जो है विवाह कर देते थे। ये जो होता है अंतर पद्धति में होता था, ठीक है दोस्तों। यदि कोई स्त्री ए है और उसके पुरुष जो है वो भी ए है, तो ठीक है दोस्तों, तो इन लोग दोनों शादी कर सकता है, ठीक है। इसको अंतर विवाह पद्धति कहा जाता है, ठीक है। या फिर एक समाज है, ठीक है, सोचिए एक समाज है, ठीक है। इसमें आसपास में जितने भी घर होंगे या फिर जितने भी पड़ोसी होंगे, उसमें आपस में मतलब पुरुष और स्त्री का विवाह करा दिया जाता था। इसी को अंतर विवाह पद्धति कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह नहीं होता है, बहिर्विवाह पद्धति को ही माना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बहुपति प्रथा। ये क्या होता है? इसमें एक से अधिक पति होना, अर्थात यदि कोई स्त्री के बहुत सारे पति हैं तो उसे बहुपति प्रथा कहा जाता है, ठीक है। और जो बहुपत्नी प्रथा क्या होती है कि यदि कोई पुरुष के बहुत ज्यादा पत्नी है, एक से अधिक पत्नी है, तो उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है, ठीक है। अपने गोत्र से बाहर विवाह करने का जो है उसे सही माना जाता था, ठीक है दोस्तों। उस समय क्या होता था कि जो गोत्र अपने दूसरे गोत्र से शादी करता है उसे अच्छा माना जाता था, ठीक है दोस्तों, उसे सही माना जाता था, ठीक है। लेकिन जो अंतर विवाह पद्धति है जिसमें एक गोत्र के ही इन एक गोत्र के ही लोग शादी क्या करते थे, तो उसे खराब माना जाता था, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। और जो पुत्री को पिता के संसाधन पर अधिकार नहीं था, ठीक है। जो पुत्री होती थी वो पिता के संसाधन पर अधिकार नहीं था। मैंने आपको क्या बताया पितृवांशिक व्यवस्था में कि जो पुत्र होता था, जितने उसके पिता की जितने भी संपत्ति होते थे, जितने भी संसाधन होते थे, वो सारे उसके बाद उसके पुत्र को वर्जित होते थे, लेकिन उसके पुत्री को वर्जित नहीं होता था, उसके पुत्री को प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट देना पिता का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था, ठीक है। ये जो है पिता का जो कन्यादान, पिता अर्थात सॉरी, जो स्त्री होती थी उसका जो कन्यादान होता था, उसमें पिता का जो है वो महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था, महत्वपूर्ण कर्तव्य उसे माना जाता था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे गोत्र के बारे में। ये गोत्र है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो क्या होने लगा कि धीरे धीरे नगरों का उद्भव होने लगा, धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। अब समाज जो है सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलने लगा, ठीक है। व्यापार बढ़ने लगा, दूर दराज से लोग आकर वस्तुओं को खरीदने लगे, ठीक है। एक दूसरे से मिलते रहे। एक इस प्रकार से जो है नया नगरीय परिवेश सामने आया, लोगों द्वारा विचारों का आदान प्रदान होने लगा, समाज में विश्वासों और व्यवहारों में परिवर्तन आने लगे, ठीक है। अब क्या होने लगा कि इन चुनौतियों जो है जितने भी मैंने आपको बताया, इसके जवाब में जो है ब्राह्मणों ने समाज के लिए आचार संहिता तैयार की है। आचार संहिता में क्या होता है ना, इसमें कुछ कुछ नियम होते थे, उसका पालन करना पड़ता था, ठीक है। तो कौन पालन करते थे ना, ब्राह्मण करते थे, समाज के निवासी करते थे, इसका पालन क्या करते थे, ठीक है। और इन नियमों का संकलन जो है वो 500 बीसी से माना जाता है, ठीक है दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से माना जाता है। और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। और इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मनुस्मृति को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है वो जो है संस्कृत के करण है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण, जिसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है मनुस्मृति, ठीक है दोस्तों। इस ग्रंथों में मनुस्मृति को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और इसी में जो है आचार संहिता का मतलब वर्णन किया गया है। और इस आचार जो है आचार संहिता, इसमें क्या बताया गया है ना, इसमें जो है कुछ नियम हुआ करते थे जो कि ब्राह्मण को और समाज के निवासी को पालन करना पड़ता था, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो है मनुस्मृति, इसका जो संकलन है लगभग 200 बीसी से 200 एडी के बीच हुआ, अर्थात 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका जो है संकलन माना जाता है। और ये जो है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया 8 प्रकार के विवाह इसमें बताया गया है, ठीक है। और इनमें जो है 4 विवाह को
अच्छा माना जाता था, वहीं 4 विवाह को निंदित माना जाता था, अर्थात खराब माना जाता था, बुरा माना जाता था। ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि निंदित विवाह पद्धति जो है को वो लोग अपनाते थे जो ब्राह्मण नियम को नहीं मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो निंदित विवाह पद्धति है, जो पद्धति को खराब माना जाता था, वो लोग मानते थे जो ब्राह्मण के नियम को नहीं मानते थे। ठीक है, ब्राह्मण के जितने भी नियम नियम हुआ करते थे, उस नियम को जो नहीं मानता था वही इस जो है निंदित विवाह पद्धति को अपनाते थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री का स्त्री का गोत्र। तो इसको जानते हैं। गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। ठीक है जो दोस्तों, ये जो गोत्र है ये एक ब्राह्मण पद्धति है। ठीक है, और बहुत ही पुरानी पद्धति है, और इसका जो प्रचलन है लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था, ऐसा ये लगभग माना जाता है। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ठीक है, कोई भी गोत्र जो होता है वो किसी वैदिक ऋषि के नाम पर माना जाता है। ठीक है, और उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज माना जाता था। ठीक है दोस्तों, यदि आप अपने माता पिता से पूछें तो आपका भी एक गोत्र हुआ करता था, और वो जो गोत्र है किसी ऋषि के नाम पर हुआ करता है, आपको पता चलेगा। यदि आप जानते हो या फिर नहीं जानते तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है गोत्र, उसके 2 नियम हुआ करते थे। ठीक है, 2 नियम में क्या था न, पहला था कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, अभी भी ऐसा ही होता है। जैसे कि ये पिता है, इसकी जो पुत्री है वो भी एक ही गोत्र का है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब पुत्री की जो स्त्री है, इसकी जब विवाह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसके जो पति होंगे, इसका जो गोत्र होगा, इसका गोत्र और इसकी पत्नी का गोत्र, दोनों का गोत्र जो होगा सेम हो जाएगा। अर्थात जो पिता का गोत्र जो होगा उसको छोड़ के पति का गोत्र को अपना लेगा। ठीक है दोस्तों, यही होता था गोत्र का पहला नियम में। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा में एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ये दूसरा नियम हुआ करता था। ठीक है, जो सेम गोत्र है वो शादी नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, और इसी को बहु विवाह पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको जितने भी आपको नियम बताए, क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे? अर्थात जितने भी आपको मैंने बताए, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, आचार संहिता, जितने भी मैंने आपको बताए, उसका जो है अनुसरण, उसका पालन सभी करते थे? ऐसा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको जानते हैं कि इसका, यदि आपको मैं बताऊं इसका आंसर एक शब्द में, तो इसका आंसर होगा नहीं। जो जितने भी यहाँ के निवासी हुआ करते थे, ये सबका नियम जो है, एक जो जितने भी नियम हुआ करते थे उसका पालन सभी नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानते हैं। जो सातवाहन शासक होते थे उसका अभिलेख का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने साबित किया कि यह शासक ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा जो है बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। बहुपत्नी प्रथा क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि जिस पुरुष के पास अधिक पत्नी हो, एक से अधिक पत्नी हो, उसे बहुपत्नी प्रथा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यही कुछ सातवाहन शासक ने अपनाए थे। ठीक है, और इन राजाओं की पत्नी ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को नहीं अपना विवाह के बाद पिता के गोत्र को अपनाया। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया कि जो शादी हुआ करता था, तो जो स्त्री हुआ करती थी वो अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को अपनाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। ठीक है, सातवाहन के जितने भी राजाओं की जितनी भी पत्नियां हुआ करती थी, वो ऐसा अपनाया नहीं करते थे। ये क्या अपनाते थे ना, पिता के गोत्र को ही अपनाया करते थे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी नियम हुआ करते थे, ये जो है सब पालन इसका नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का पॉइंट है कि जितने भी नियम हुआ करते थे, क्वेश्चन मेरा क्या था कि जितने भी नियम मैंने आपको बताए उसका नियम क्या सभी पालन करते थे? तो जितने भी मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए, उससे आपको क्या पता चला कि नहीं करते हैं, सबको ही जो है उसका पालन नहीं क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आगे पॉइंट है कि जब इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली उनकी पत्नियों के नियमों का विश्लेषण किया, तो यह ज्ञात हुआ कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्र से उद्भव है। अर्थात ये जो गौतम और
वशिष्ठ जो है ये ऋषि के नाम है जो कि गोत्र से संबंधित है। ठीक है, इससे उद्धव हुआ है, इससे ये इतिहासकारों को पता चलता है जो कि उनके पिता का गोत्र था। इससे यह पता लगता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया। ठीक है दोस्तों, और कुछ रानियां जो है एक ही गोत्र से थी जो कि बहु विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ थी। ठीक है, और दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में अंतर विवाह पद्धति भी अपनाई गई थी। इसके तहत बंधुओं में विवाह संबंध हो जाते थे, जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन, इससे आपसे शादी मतलब इससे इन लोगों से शादी हुआ करती थी। ठीक है, और इससे यही पता चलता है कि जितने भी नियम हुआ करते थे उसका पालन सभी नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और ये जो है इसमें यह ज्ञात होता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानने में विभिन्नताएं पाई जाती थी, और यहीं से इतने जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स से आपको यही पता चलता है कि जितने भी नियम हुआ करते थे उसका जो है पालन सब कोई नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इतने आप पॉइंट्स बता दीजिएगा। इतने पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी है, इतना पॉइंट्स आपको आप बता दीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज में विभिन्नताएं, समाज में समानताएं, सॉरी विषमताएं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानते हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में जो है विभाजित की जाती थी। ठीक है दोस्तों, पहला जो था वो तो ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है दोस्तों, इसका जो है चारों का अलग अलग कार्य होता था। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानते हैं। और यही चारों में जो है समाज में 4 वर्ण हुआ करती थी, और यही चारों वर्णों में विभाजित होती थी पूरा समाज। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी होते थे, कुछ कुछ अलग अलग कार्य करते थे, उसको भी जानेंगे। ठीक है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के नियमों धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार जो है वो 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए हुए करते थे। ठीक है दोस्तों, ये जो धर्मसूत्र है वो धर्मशास्त्र है, इसमें भी ये चारों वर्णों का क्या काम है क्या काम नहीं है इसमें वर्जित किया गया है। किसमें ना, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों जो है मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। ठीक है, कि क्या है ये। ठीक है, तो जो ये ब्राह्मण हुआ करते थे इसका कार्य क्या होता था, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, दान लेना। ठीक है, ये जो है जितने भी कार्य मैंने आपको बताया ये कार्य किसके होते थे ना, ब्राह्मण के होते थे। और क्षत्रिय के जो कार्य होते थे वो है शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना। ठीक है दोस्तों, दान दक्षिणा देना, ये जितने भी कार्य मैंने आपको बताए ये जो है क्षत्रिय के हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो वैश्य है इसके क्या कार्य है ना, कृषि करना, पशुपालन करना, गोपालन, ठीक है, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना। ठीक है, तो ये जितने भी कार्य हैं ये सब कार्य किसके हैं ना, वैश्य के। ठीक है, और ये जो चौथा वर्ण है ये जो है शूद्र, ये इसका कार्य क्या होता था, जितने भी मैंने आपको 3 जो है वर्ण बताए इसकी सेवा करना, इसका मात्र एक ही काम हुआ करता था शूद्र का, ये तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मैंने जितने भी 4 वर्ण मैंने आपको बताए तो चारों वर्णों की जो जो कार्य हुआ करते थे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे जो है ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को देव मानते थे। ठीक है दोस्तों, जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है वो देव्य व्यवस्था मानते थे। अर्थात ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे इन लोग मानते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये देव्य अर्थात भगवान ने बनाया है वो व्यवस्था है। ठीक है, अब ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश देते हैं थे, शासक इस व्यवस्था के नियमों का पालन राज्यों में करवाएं। ठीक है, इस तरह से लोग उपदेश देते हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि जो है उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित थी। ठीक है, उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो जन्म पर आधारित थी, इस तरह का उपदेश दिया करते थे ब्राह्मण के शासकों द्वारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैंने आपको जितने भी बताए आपको पूरे समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया कि जो शासक हुआ करते थे शासक वो हमेशा क्षत्रिय होते थे। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया चारों वर्णों की
कार्य, उसकी जितने भी कार्य करते थे वो मैंने आपको सभी बताए, ठीक है। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि जो क्षत्रिय हुआ करते थे वही राजा हुआ करते थे। लेकिन आपको कभी प्रश्न पूछा जाए कि जो क्षत्रिय होते थे वही सिर्फ राजा बनते थे, उसके अलावा कोई राजा नहीं बनता था, ऐसा आपका प्रश्न आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको जानते हैं कि केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे या फिर नहीं। शासकों के अनुसार केवल क्षत्रिय शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। अर्थात इससे आपको क्या पता चलता है कि जो क्षत्रिय है वही सिर्फ राजा नहीं बनते थे, उसके अलावा जितने भी वन होते थे, जितने भी जाति होते थे, वो भी राजा होते थे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। पहला उदाहरण जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था मौर्य मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको इसके बारे में जानना हो तो आप पहले उस चैप्टर को पढ़ें, इससे पहले वाला चैप्टर को, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जो है क्षत्रिय हुआ करता था, क्षत्रिय था इसलिए वो शासन था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे क्या माना जाता है, ब्राह्मण जो मानते हैं वो मानते हैं कि जो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है निम्न कुल का था। तो यदि आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये निम्न कुल का था, तो फिर भी ये राजा था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो क्षत्रिय वो सिर्फ राजा नहीं थे, लेकिन जो है क्षत्रिय जो है वो राजा नहीं रहते थे, राजा तो वो भी रहते थे, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी, जैसे कि निम्न कुल का हो गया ये चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन ये राजा था। तो इससे यह पता चलता है कि जो केवल सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं थे, ठीक है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देकर समझाऊं तो जो है शुंग और कवन, ये क्या होते थे, ये क्या थे कि मौर्य वंश के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। लेकिन ये ब्राह्मण थे। मेरा क्वेश्चन क्या था कि केवल क्षत्रिय राजा थे, लेकिन यहाँ पर शुंग और कवन ये जो है मौर्य वंश के बाद इन लोगों ने शासन किया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों जो है वे ब्राह्मण थे। तो इससे भी ये पता चलता है कि केवल क्षत्रिय राजा नहीं थे, ठीक है। मैं आपको और भी उदाहरण देकर समझाऊं तो जो तीसरा उदाहरण है मेरा, ये तीसरा उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि शक शासक जो कि मध्य एशिया से आए थे, ये शक शासक ये बर्बर थे, अर्थात बर्बर अर्थात खाना बदोश जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि केवल क्षत्रिय राजा थे, लेकिन यहाँ पर तो ये जो है बर्बर है, तो इससे भी ये राजा था। तो इससे यह पता चलता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं थे, ठीक है। अब मैं आपको चौथा उदाहरण दूं तो जो है सातवाहन शासक जो थे वो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये जो है ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इससे भी ये पता चलता है कि जो क्षत्रिय है जो वो केवल क्षत्रिय शासक नहीं थे, बहुत सारे शासन किया, बहुत सारों ने शासन किया, लेकिन केवल क्षत्रिय ही शासक नहीं हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपसे यह सब प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह का उदाहरण देके आप उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो है सतवाहन शासक यह स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का हनन करने वाला बताया। सातवाहन खुद को ब्राह्मण बताते थे, ठीक है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय बन सकता था। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसके केवल सिर्फ राजा जो है वो केवल क्षत्रिय बन सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं बन सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये बताया गया, ठीक है। यह वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते हैं, लेकिन अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। और इस प्रकार यह साबित होता है कि जो है सदैव क्षत्रिय जो है राजा नहीं होते थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था, जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सकता था वही सिर्फ शासक बन सकता था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से शासक बनने का जो है एक प्रोसेस होता था, मतलब एक क्षमता होता था कि इसके अंदर ये क्षमता है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से शासक बन सकता था, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है जाति और सामाजिक गतिशीलता, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको जानते हैं।
मैंने आपको जितने भी कार्य बताए, ब्राह्मण को लेकर, क्षत्रिय को लेकर, वैश्य को लेकर, शूद्र को लेकर, ठीक है दोस्तों, तो आप ये जितने भी मैंने आपको कार्य बताए ये आपको याद रहना चाहिए। आपको प्रश्न पूछा जाए जैसे कि क्षत्रिय जो है ये शासन करना, अर्थात ये राजा हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके अनुसार तो ऐसा बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, वो निम्न कुल के थे लेकिन फिर भी उन्होंने शासन किया। तो ऐसा माना जाता था, पहले ऐसा ही माना जाता था कि जो है ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि क्षत्रिय ही केवल शासन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, मैंने आपको बहुत पॉइंट्स देके बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जाति के बारे में। जाति, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे जाति के बारे में। जातियां जन्म पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, जन्म पर आधारित थी, इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई पिता है, ये कोई जाति का है, किसी भी जाति का है, सोचिए ये जो है ए जाति का है, इसका जाति का नाम हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए जाति का है, इसका जो बेटा होगा वो खुद ब खुद ए जाति का हो जाएगा। इसका कोई जाति बनाने का जरूरत नहीं है, या फिर इसका जाति चेंज करने का जरूरत नहीं है। इसका पिता का जो जाति होगा वही जाति इसका पुत्र को भी हो जाएगा। इसका जो है जाति जन्म पर आधारित होती है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और ये जो है वर्ण की जो है संख्या 4 थी, लेकिन जातियां जो है उसकी कोई जो है निश्चित संख्या नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आप अपने समाज में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी जातियां आपके समाज में होंगी। ठीक है, जब ब्राह्मण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का कुछ नए समुदाय से आमना सामना हुआ तो क्या हुआ, इसको जानते हैं। जब ब्राह्मण व्यवस्था का कुछ अन्य नए समुदाय से आमना सामना हुआ, जिन्हें चार वर्णों की व्यवस्था से शामिल नहीं किया जा सकता था, उन्हें जातियों में बांटा गया। जैसे निषाद, स्वर्णकार। निषाद क्या होता है, जो जंगलों में घुमा करते हैं। स्वर्णकार मतलब क्या होता है, जो सोना से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही जैसे कार्य करते थे। ठीक है, उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा था, आप समझ सकते हैं, इतने बड़े उपमहाद्वीप में विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ ऐसे समुदाय भी रहते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय को विचित्र, असभ्य, बर्बर, जंगली चित्रित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो आप समझ पाएंगे कि जो है वन में बसने वाले लोग, शिकार, कंद मूल संग्रह करने वाले लोग जो हुआ करते थे, इसको भी यही जाति माना जाता था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि निषाद वर्ग हो गया। ठीक है, अब यदि आपको एकलव्य के बारे में आपको पता होगा तो ये भी जो है इसी वर्ग से संबंधित था। ठीक है, और यायावर पशुपालकों को भी ऐसा ही समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, यायावर का मतलब क्या होता है ना, जो जंगलों में घुमा करते थे। ठीक है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह पर खाना की तलाश में, खाना बदोश होते थे, खाना की तलाश में घुमा करते थे, तो इसी को यायावर कहा जाता था। ठीक है, जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें मल्लेच कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है दोस्तों, आपसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संस्कृत नहीं जानते थे उसे क्या कहकर पुकारा जाता था, या फिर किस दृष्टि से देखा जाता था। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि जो है ये इसे मलेच कहकर पुकारा जाता था। ठीक है दोस्तों, और इसे हीन दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4 वर्णों के परे अधीनता। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी जानते हैं। ब्राह्मण वर्ण ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना। ठीक है, जो है ब्राह्मण वर्ण ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित किया। ठीक है, ब्राह्मण मानते थे कुछ कर्म पवित्र होते हैं तथा कुछ कर्म दूषित होते हैं। अब जो पवित्र काम है उसे वो कौन कौन से कार्य हुआ करते थे न, यज्ञ, अनुष्ठान, वेद अध्ययन, इस सबको अच्छा कार्य माना जाता था। वहीं दूषित कार्य क्या होता था न, चमड़े से संबंधित, शव का उठाना, अंत्येष्टि। ठीक है दोस्तों, आपको शव के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी याद हो कि शव का मतलब क्या होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है चंडाल। ठीक है दोस्तों, तो चंडाल के बारे में जानते हैं, और ये जो है आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो चंडाल किसे कहते हैं? तो चंडाल जो है मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चंडाल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, जो मरा हुआ जानवर को छूता था उसे चंडाल कहा जाता था। ठीक है, और चंडालों को वन व्यवस्था वन व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर में रखा जाता था। ठीक है, और ब्राह्मण चंडालों को छूना तो दूर देखना भी अपवित्र मानते थे। जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो जो है चंडालों को देखना भी पसंद नहीं करते थे, देखना तो दूर छूना भी पसंद नहीं करते थे, देखना भी पसंद नहीं करते थे। ये जो है अपवित्र अपवित्र काम मानते थे, अपवित्र मानते थे इसको। ठीक है दोस्तों, तो चांडाल जो है इसको इतना नीच माना जाता था कि ब्राह्मण इसको देखना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो है मनुस्मृति जो है मैंने आपको बताया कि मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति के अनुसार जो है चंडालों को क्या दर्जा क्या प्राप्त है, मतलब उसके नजरिए से इसको क्या माना जाता है, इसको जानते हैं। ये जो है चंडाल उसको गांव के बाहर रहना होता था। ठीक है दोस्तों, जो जैसे कि ये एक गांव है। ठीक है, तो चांडाल जो है वो गांव के बाहर रहते थे। ठीक है, और यह लोग जो है फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मतलब फेंका कोई व्यक्ति उसका मतलब कोई भी बर्तन फेंक दिया। ठीक है, तो उस बर्तन को उठा के ये जो है खाना वाना खाते थे या इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। ठीक है, ये जो है मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे और लोहे के आभूषण भी ये जो है पहनते थे। ठीक है, और जो रात में गांव और नगरों में चलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, जो गांव हुआ करता था इसमें जो है ना ही दिन को या फिर ना ही रात को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है ना, रात में जो है गांव और नगरों में चलने की अनुमति नहीं थी। ये जो चंडाल हुआ करते थे इसको अनुमति यहाँ पे परमिशन नहीं था कि गांव में आप यहाँ पे आके कहीं भी आए जाएं या फिर किसी भी तरह का कुछ भी कार्य करें। ठीक है, इस तरह का परमिशन इन लोग को नहीं था। ठीक है, और मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था। ये जो चांडाल हुआ करते थे इसको इन लोग को मरा हुआ जो व्यक्ति मर गया उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता था। ठीक है, और वधिक के रूप में काम करते थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है कि चीनी बौद्ध भिक्षु जो है वो है फासियन के अनुसार, जो है चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन जो है उसके अनुसार चांडाल को क्या माना जाता था, तो इसको जानते हैं। इसके अनुसार अस्पृश्य जिसको मतलब अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, इसको छूना भी नहीं माना जाता था। अस्पृश्य का मतलब यही होता है। ठीक है, और इसको जो है सड़क पर चलते चलते करताल बजाना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, और करताल क्यों बजाना पड़ता था ना, जिससे अन्य लोगों ने देखने के दोष से बच जाए। अर्थात यदि कोई चांडाल वहां से पार होता है तो वो करताल बजाता है तो उससे आवाज आती है, तो उससे जितने भी आगे के जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे तो उससे यह पता चल जाता था कि ये जो चंडाल वहां से गुजरने वाले हैं, तो उससे पहले जितने भी वहां के व्यक्ति हुआ करते थे वहां से हट जाते थे, जिसके कारण उसे देख नहीं पाते थे, जिससे इन लोग को क्या मानते थे ना, इन लोग को देखना अपवित्र माना जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके कारण यहाँ से जितने भी चांडाल हुआ करते थे वो जब सड़क पर चलते थे उस समय इन लोग करताल बजाते थे। ठीक है, तो इसी कारणवश करताल बजाते थे, जिसके कारण वहाँ के जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे वहां से हट जाएं, जिससे के कारण वहाँ का जो भी व्यक्ति हुआ करता था उसका दिन खराब ना हो जाए, वो अपवित्र मानने ना लगे। ठीक है, इसके कारण लोग जो है करताल बजाते थे। ठीक है, और चीनी यात्री जो है सेन तसांग इसके अनुसार क्या कहा गया है ना, वैदिक और सफाई करने वाले लोग जो है शहर के बाहर रहते थे। ठीक है, तो इसके अनुसार मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संपत्ति पर अधिकार। ठीक है, अब इसको जानते हैं। संपत्ति पर अधिकार, इसको अगर दो वर्गों में बांटा जाए तो लैंगिक आधार पर, यहाँ पे र छूट गया, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, लैंगिक आधार और एक है वन आधार पे। ठीक है दोस्तों, दोनों से हम लोग जानते हैं कि संपत्ति पर किस तरह से किसका अधिकार हुआ करता था। ठीक है, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार लैंगिक अधिकार माने जाते हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार क्या कहा गया है इसको जानते हैं पहले। मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्री और पुरुष के जो अधिकार है जब संपत्ति पर, उसमें क्या कहा गया है मनुस्मृति में, इसको जानते हैं। पिता की जायदाद जो है वो माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों के
पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जो है उसमें कुछ विशेष भाग का अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्राप्त किया जाता था, अधिकार था। ठीक है, पहले क्या माना जाता था, जैसे कि किसी पिता के 4 पुत्र हैं, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो है, सोचिए जैसे कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको जो है सबको समान पहले मना सबको समान समान संपत्ति प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा जो है विशेष जो है संपत्ति प्राप्त हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आप पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, जो है स्त्री थी उसका कोई भी अधिकार नहीं हुआ करता था पिता की संपत्ति पर। ठीक है, अब विवाह के समय जो उपहार मिलते हैं उन पर स्त्री का अधिकार हुआ करता था, इससे स्त्रीधन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो विवाह पर जितने भी उपहार, जितने भी गिफ्ट मिलते हैं स्त्री को, उस पर सिर्फ स्त्री का अधिकार था और इसी को स्त्रीधन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और इस पर जो है उनके पति का कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं, जितने भी गिफ्ट हैं वो सिर्फ स्त्री का है और स्त्री का ही उस पर अधिकार हुआ करता था, उसका पति पर भी उसका अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति के आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने की विरुद्ध चेतावनी दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, जो पत्नी हुआ करती थी वो उसको, जो पति हुआ करते थे वो उसको पहले ही चुनौती, पहले ही चेतावनी दी जाती थी कि जो आप जो मतलब जो पत्नी हुआ करती थी उसको पहले ही बोल दिया जाता था कि मतलब कोई भी गलत तरीके से, मतलब किसी भी तरह से ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे कि छिप छिप के पैसा इकट्ठा करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बताया जाता था, इस तरह से चेतावनी दी जाती थी पहले ही। ठीक है, और कुछ साक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं। प्रभावती गुप्त कौन है दोस्तों? न, ये गुप्त साम्राज्य की एक स्त्री का नाम है, और इसके बारे में मैं आपको पहले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया था कि इसके जो है पिता कौन है, इसके पति कौन है। तो दोस्तों आपको अभी भी इसके संबंधित जितने भी मैंने आपको बताए थे, पिता का नाम जो कि और पिता का नाम, पति का नाम, यदि आपको पता हो अभी भी तो आप दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो मिले हैं वो क्या है ना, जिससे पता चलता है कि प्रभावती गुप्त जो है संसाधन पर अधिकार रखती थी। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रभावती जो थी ये जो है संसाधनों पर इसका अधिकार था। ठीक है, और ऐसा कुछ परिवारों में हो सकता है, लेकिन सामान्य जमीन पशु और धन पर जो है पुरुषों का ही नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया, लैंगिक आधार पर। ठीक है, अब हमारा क्या है कि वर्ण के आधार पर संपत्ति का अधिकार क्या था, इसको जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार एक और आधार वर्ण था। ठीक है, शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का संसाधन था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 4 वर्ण बताए, उसमें से जो 3 वर्ण थे, ऊपर के 3 वर्ण उच्च वर्ण, जिसे उच्च वर्ण भी माना जाता है, उसके पास बहुत सारा कार्य था। ठीक है, लेकिन जो शूद्र थे, चौथा वर्ण थे, उसके पास सिर्फ एक ही कार्य हुआ करता था। क्या कार्य था दोस्तों? न, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ठीक है, और तीनों उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना हुआ करती थी। समाज में ब्राह्मण और क्षेत्र की स्थिति अधिकतर समृद्ध थी। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वन व्यवस्था को उचित बताया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इसमें वन ग्रंथ को अच्छा माना गया है। ठीक है, और लेकिन बौद्ध धर्म में वन व्यवस्था की आलोचना की गई है, लेकिन जो है ये बौद्ध धर्म जो है उसमें वन व्यवस्था को अच्छा नहीं माना गया, आलोचना की गई है। ठीक है, बौद्धों ने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है वो जो है जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, जितने भी वन में जो क्या होता था कि जैसे कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो बेटा है वो, उसका जो स्टेटस होगा, उसका स्टेटस और जो शूद्र है उसका स्टेटस दोनों में डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्तों, जो ब्राह्मण का जो बेटा होगा उसका स्टेटस थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, वहीं जो शूद्र का जो बेटा होगा उसका जो स्टेटस होगा वो कम होगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। ठीक है दोस्तों, तब इसको जानते हैं।